जनरेटर स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में अपन। जनरेटर का हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया था। जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जनरेटर है वो एक कन्वर्जन डिवाइस है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है बोल सकते हो, जो मैकेनिकल एनर्जी को इक्विवेलेंट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं कि डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर ठीक है, तो डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। दिस बेस्ड ऑन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि डीसी जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर की जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर क्या है, बेस्ड है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना में क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो बेसिकली उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लिंकिंग फ्लक्स रेट है वो लार्जर होगा तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी लार्ज होंगे। अगर लिंकिंग फ्लक्स रेट है वो स्मॉलर होंगे, उसकी वैल्यू कम होगा। फ्लक्स लिंकेज की रेट का अगर कम होता है तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना तो यही बोलता है कि जब किसी कंडक्टर की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो कैसा भी करके उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेरी करके फ्लक्स की रेट को चेंज करो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर को क्या कराओ, मूव कराओ। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर कंडक्टर को मूव कराओगे तो भी उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होगा, चेंजेस होगा। क्लियर हुआ? तो बेसिकली जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है। इस फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना तो यही बोलता है कि जब किसी कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होता है तो लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हुआ? तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो लिंकिंग फ्लक्स रेट जब चेंज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ? तो यही चीज उन्होंने फैराडे महोदय ने बोला था। ठीक है, अब देखते हैं डीसी जनरेटर है उसमें क्या होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, जब कोई कंडक्टर, वही है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना भी डीसी जनरेटर पे ही आपका एक्ट करता है, उसी पर ही बेस्ड है। इसमें क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है उसके बारे में, जब कोई डीसी जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान अगर मैं इसको अगर मैं सिंबल के फॉर्म में अगर शो करूँ, मान लिया जाए सिंबल के फॉर्म में अगर शो करूँ
तो सपोज आपका ये आपका मैग्नेट ले लेते हैं। ये सपोज आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इधर हम ले लेते हैं मैग्नेट का, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट का आपका दो पोल है। ठीक है, इस मैग्नेट के बीच में हम क्या रख देते हैं, कोई कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जनरेटर के केस में आर्मेचर। हमने आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा है, ये कंडक्टर है। तो नॉर्थ और साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड का दो पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम किसको प्लेस्ड कर दिए हैं, आर्मेचर को कर दिए। आर्मेचर दैट मीन्स कंडक्टर। अब इस आर्मेचर को किसी भी एक्सटर्नल किसकी मैकेनिज्म की हेल्प से, किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की हेल्प से इस कंडक्टर को इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। क्लियर हुआ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच उसको क्या करेंगे, मूव। नॉर्थ और साउथ पोल है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की दो पोल है, और इस फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम किसको रख दिए हैं, कंडक्टर। ये दैट मीन्स आर्मेचर, ये आर्मेचर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बीच में क्या रखा हुआ है, आर्मेचर। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी आर्मेचर को क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर को मूव कराते हैं। तो आर्मेचर को मूव कराने से क्या होता है, उस आर्मेचर की फ्लक्स, आर्मेचर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। अब हम इसको किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की हेल्प से, चाहे डीजल इंजन का यूज़ करो, चाहे वाटर टरबाइन यूज़ करो, चाहे स्टीम टरबाइन यूज़ करो, किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिज्म की हेल्प से, ये आर्मेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आर्मेचर दैट मीन्स कंडक्टर। क्लियर हुआ, तो इस आर्मेचर को इस फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। क्लियर हुआ, तो डीसी जनरेटर में यही होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर मैं परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया हूँ, और इस परमानेंट मैग्नेट की दो पोल को मैं क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर हुआ, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल। तो इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये जो रखा हूँ वो क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो फैराडे ने क्या बोला है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पोल के बीच में क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा है। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर क्या करेगा, मूव करता है, तो उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। क्लियर हुआ, लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होगा। आपका सिंपली मान लीजिए ये आपका मेरा दोनों उंगली ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, अब ये आपका कंडक्टर है, अब ये ऐसा मूव कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब ऐसे ऐसे और मूव करके यहाँ पर आपका क्या हो गया, यह नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से आपका फ्लक्स जनरेटेड होता है, वो साउथ पोल की ओर ट्रेवल कर, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स के भी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से किधर होता है, साउथ की ओर होता है। हम इसके बारे में पढ़े ही थे। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और साउथ पोल पे क्या होता है, ये एंड होता है, ऐसा होगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा है, कंडक्टर रखा है। ठीक है, तो जब ये कंडक्टर क्या करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा मूव करेगा। ठीक है, तो जब ऐसा है, ये क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल है। मैग्नेटिक फ्लक्स के जब पैरेलल है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के जब पैरेलल है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसमें इस कंडक्टर, जो मैं उंगली को आर्मेचर या कंडक्टर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो इस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट की वैल्यू है वो सबसे कम होगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो उस समय इसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज पर ही डिपेंड करता है, कंडक्टर पे प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसा मूव कर रहा है, अब ऐसा हो गया। अब देखो 90 डिग्री हो गया, यहाँ से आपका फ्लक्स जा रहा है और ये आपका कंडक्टर है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, फ्लक्स और आपके कंडक्टर के बीच में एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये फ्लक्स जनरेटेड जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम अमाउंट में इसको क्या करेगा, लिंकिंग करेगा। तो कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में क्या होगा,
मैक्सिमम चेंजेस होंगे। तो फ्लक्स रेट में मैक्सिमम चेंजेस होने के कारण उस कंडक्टर पे प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो कहने का मतलब यही है, फैराडे ने यही बोला है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर को लिंकिंग करने वाले फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो जब उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन पोलैरिटी है उसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम शो करते हैं। तो ये आपका उन्होंने यही बोला है, क्या बोला है, व्हेन एनी कंडक्टर मूव्स बिटवीन और इनसाइड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हेन एनी कंडक्टर मूव्स इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब वो क्या करता है, मूव करता है, क्या, कोई कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करता है, मूव करता है, मूव करेगा तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होंगे, फ्लक्स रेट में, कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में क्या होता है, चेंजेस। देन फ्लक्स लिंकिंग रेट, फ्लक्स लिंकिंग मतलब उस कंडक्टर से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या, फ्लक्स लिंकिंग रेट, ठीक है। देन फ्लक्स लिंकिंग रेट इज चेंजेस, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकिंग रेट क्या होता है, चेंजेस होता है। तो जब किसी कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है तो ऑलवेज उस कंडक्टर पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देन एन ईएमएफ is produced and EMF is produced always in conductor, ठीक है। तो उस कंडक्टर पे ऑलवेज क्या होगा, एक EMF है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड ना बोल के इंड्यूस्ड भी लिख सकते हैं उसको, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखना, जनरेटर है उसमें प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को, करेंट की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल ही यूज होता है। अगर लेफ्ट हैंड रूल की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड जो रूल जो है वो मशीन्स के केस में यूज होता है। क्लियर हुआ? तो फैराडे ने यही बोला है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर पे फ्लक्स लिंकिंग रेट है उसमें चेंजेस होता है। कंडक्टर की फ्लक्स लिंकिंग रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर हो? प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है उसको हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, बताया जाता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आपका कंडक्टर जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, वो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करेगा। आर्मेचर को मूव कराने के लिए हम एक्सटर्नल मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। क्या क्या एक्सटर्नल मैकेनिज्म यूज़ हो सकता है, ये डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन सेक्शन में लूँगा मैं। ये खाली वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर तो यही बोलता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है। कंडक्टर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंजेस होने के कारण ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू उस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा क्या किया जाता है, बताया जाता है। क्लियर हुआ?
तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल। अब वही है कि आर्मेचर में आउटपुट लेने कम्यूटेटर को कनेक्ट करने के बेसिस पर ही जनरेटर सिग्नल की नेचर है वो एसी या फिर डीसी हो सकता है। क्लियर हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है, मान लिया जाए आपका कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सपोज ये पूरा तीनों उंगली मेरा आर्मेचर है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये मेरा देखो ये उंगली घूम रहा है, तो इधर से फ्लक्स जा रहा है, तो जब ऐसे फ्लक्स जा रहा है, ये फ्लक्स है, इतना फ्लक्स जा रहा है, अब ऐसे मूव करेगा तो लार्जर अमाउंट में फ्लक्स लिंकेज होगा। अब ये ऐसा फिर मूव करते करते ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पर ये मान लिया जाए ए बी पोजिशन था, तो ये ए बी पोजिशन है, और ये क्या है मान लीजिए सी डी है, राइट साइड सी डी पोजिशन। अब ये कंडक्टर मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टर का लिंकिंग फ्लक्स रेट है, लिंकिंग फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये यहाँ पर सी डी है वो लेफ्ट साइड आ गया, और ए बी है वो राइट साइड आ गया। तो कंडक्टर मूव करने से कंडक्टर की पोजीशन चेंज होता है, कंडक्टर की पोजीशन चेंज होने से कंडक्टर की लिंकिंग रेट का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज। मतलब जो आपका फ्लक्स लेफ्ट में लिंक कर रहा था वो राइट में लिंक करेगा, राइट वाला जो फ्लक्स है वो लेफ्ट में। मतलब कंडक्टर मूव होने के कारण कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंजेस होता है। कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स डायरेक्शन में चेंजेस होने के कारण प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ? तो आउटपुट कम्यूटेटर को आर्मेचर के साथ कनेक्ट करने के बेसिस पर आउटपुट की नेचर है वो क्या हो सकता है, डीसी या फिर एसी। तो अगर स्लिप रिंग अगर मेथड से अगर आउटपुट मतलब 2 स्लिप रिंग्स का अगर यूज करके आर्मेचर के थ्रू आप आउटपुट लेते हो, तो जनरेटेड आउटपुट जो लोड पे होगा वो एसी होंगे। बट अगर स्प्लिट रिंग अगर मेथड यूज करोगे, तो स्प्लिट रिंग मेथड में क्या होता है, सिंगल रिंग है वो 2 स्प्लिटेड पार्ट में रहता है, और 2 स्प्लिटेड सिंगल रिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो जनरेटेड आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या होता है, डीसी होता है। बट अगर 2 रिंग, तो 2 रिंग है, 2 स्लिप, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है, मैं प्रिंट आउट लिया हूँ क्योंकि इसको ड्रॉ करने में दिक्कत हो गई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो। तो हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेट ही शो कर देते हैं। तो ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये साउथ पोल है। ऑलवेज फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स है हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की ओर जाता है। मतलब ये नॉर्थ पोल से जनरेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इधर ऐसे जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा है, ये वाला पोर्शन जो रखा है, ये वाला आपका ये चीज़ जो रखा है वो आर्मेचर है। आर्मेचर रेक्टेंगुलर जैसा भी हो, यहाँ पर एक सिंबल के फॉर्म में सिंपल रिप्रेजेंट कर, ये आर्मेचर रखा है जैसा कि मैं बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर रखा है, आर्मेचर बोलो चाहे कंडक्टर बोलो, आर्मेचर कैसे रहता है, क्या रहता है, मैं ले लिया हूँ। अब देखो इस आर्मेचर, ये देखो स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर एक सिंगल रिंग है। ये रिंग जो है बेसिकली कॉपर या फिर ब्रास जैसे मटेरियल से बना होता है, और ये जो एक सिंगल रिंग है, देखा जाए तो सिंगल रिंग है, दो पार्ट में स्प्लिट है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो सिंगल रिंग जो कि 2 पार्ट में स्प्लिटेड है, और 2 पार्ट में स्प्लिटेड जो आपका रिंग है वो क्या है, देखो आपके आर्मेचर के साथ में अटैच है। देखो एक इतना हाफ पोर्शन इस आर्मेचर के एक एंड से जुड़ा है, और इधर से आपका ये इतना जो हाफ जो स्प्लिटेड जो रिंग है वो आर्मेचर के दूसरे पार्ट से। तो आपका रिंग जो है बेसिकली स्प्लिटेड फॉर्म में है, और सिंगल रिंग का यूज़ किया गया है। वो स्प्लिटेड सिंगल जो रिंग है वो आर्मेचर के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है।
क्लियर हुआ। अगेन ये आपका इस रिंग है, इसके साथ में ये ब्रश है। मैंने बताया कि ब्रश जो इसको आप क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। रिंग ही मतलब कम्यूटेटर ही। और ये कम्यूटेटर किसके साथ अटैच है, आर्मेचर के साथ अटैच है। और इस कम्यूटेटर के साथ में यहाँ पर क्या है, ब्रश यूज। ये ब्रश जो है बेसिकली क्या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बनाता है, और इस ब्रश के थ्रू ही हम इस किसको कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल लोड, जहाँ से हम आउटपुट डीसी पावर को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर रिंग जो है वो सिंगल रिंग है, जो कि स्प्लिटेड वर्जन में, सिंगल रिंग स्प्लिटेड वर्जन में है, जो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। इस कारण इससे जनरेटेड जो सिग्नल है, एक जो आपका कम्यूटेटर, एक जो रिंग है वो अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे, और दूसरा जो रिंग जो ऑलवेज निगेटिव है वो क्या रहेगा, ऑलवेज निगेटिव ही रहेगा। तो सिंगल रिंग स्प्लिटेड फॉर्म में है, तो जो रिंग है, जिस रिंग पर पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, और जिस रिंग पर ऑलवेज निगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो क्या रहेंगे, निगेटिव ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंगल रिंग जो, और एक सिंगल रिंग है वो स्प्लिटेड फॉर्म में है, और एक सिंगल स्प्लिटेड रिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, आउटपुट पावर को प्राप्त करते हैं, आउटपुट डीसी पावर जनरेट करते हैं। तो जनरेटेड डीसी नेचर की सिग्नल की नेचर क्या होता है, डीसी है। अब ये देखो, ये कंडक्टर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर मूव करेगा, ऐसा घूमेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, ऐसे मूव करेगा ऐसे। तो देखो मूव करने से क्या होगा, कंडक्टर है उसकी लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होंगी, ये बात अलग हुआ। दूसरी बात तो ये है कि कंडक्टर को लिंकिंग फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो पहले जो फ्लक्स है ऐसे था, देखो ये अभी ऐसे जा रहा है फ्लक्स पूरा, अभी इसको थोड़ा सा घुमा दिए तो फ्लक्स रेट में चेंजेस हुआ, फिर ऐसे घुमा दिए, अब देखो ठीक है, अब ऐसे मूव हुआ, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे कंडक्टर के बीच में क्या करता है, मूव करता है। क्लियर हुआ। तो जब किसी कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होता है, जैसा कि ये है आपका, ये ऐसा, ठीक है, अब ये ऐसा मूव होगा कंडक्टर, अब देखो अब ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। अब मैक्सिमम अमाउंट में फ्लक्स नॉर्थ से जनरेटेड फ्लक्स मैक्सिमम अमाउंट में इस कंडक्टर को लिंकिंग करेगा। अब थोड़ा सा घूम रहे हैं, ऐसे एंगल बनाते, अब ऐसे हो गया पैरेलल। अब सबसे मिनिमम अमाउंट में आपका फ्लक्स है वो नॉर्थ से जनरेटेड फ्लक्स है वो आपका इसको लिंक करेगा, फिर ऐसा। तो देखो जो लेफ्ट था वो अब राइट साइड आ गया, राइट था वो क्या हो गया, लेफ्ट। तो इस टाइप से इस कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स डायरेक्शन में चेंजेस होने के कारण क्या होता है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी भी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ऑलवेज डीसी जनरेटेड सिग्नल को डीसी सिग्नल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ यूज्ड कम्यूटेटर को हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो एक सिंगल रिंग दो पार्ट में स्प्लिटेड रहता है, और उस स्प्लिटेड रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रशेस को कनेक्ट करके एक्सटर्नल लोड से हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराते हैं तो ऑलवेज उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते, किसके द्वारा बताया जाते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के थ्रू बोल देते हैं। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि थंब, ये थंब है, ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्शन फिंगर है, ये मिडिल फिंगर। तो थंब डायरेक्शन फिंगर मतलब किसी चीज़ को जब बताने के लिए हम जिस फिंगर का यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन फिंगर, ये डायरेक्शन फिंगर है, ये थंब है, और ये क्या है आपका मिडिल फिंगर, सबसे बीच का फिंगर। तो फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना में जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने रूल दिया। उसी रूल को ही क्या बोलते हैं हम, फ्लेमिंग्स रूल बोलते हैं। तो फ्लेमिंग ने दो रूल दिया है, एक तो लेफ्ट हैंड का रूल दिया है और दूसरा क्या दिया है उन्होंने, राइट हैंड का रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड्स का जो रूल है बेसिकली जनरेटर से जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। बट लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम मशीन्स में करते हैं, डीसी मशीन्स के। क्लियर हुआ। तो फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने फ्लेमिंग महोदय ने क्या दिया
किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जब होता है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना में जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है, जनरेटेड आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने रूल दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स रूल बोलते हैं। तो फ्लेमिंग्स ने दो रूल दिए, एक लेफ्ट हैंड का रूल और दूसरा राइट हैंड रूल। तो ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या बोलता है कि राइट हैंड की थंब, अब बताते नहीं बनेगा, फिगर ही देख लो, ठीक है, सामने होता तो मैं बता देता ऐसी। आप यहाँ पर ये थंब हो गया, ये वाला थंब हो गया, ये आपका क्या, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब किसी चीज को बताने के लिए जब हम जिस फिंगर का यूज करते हैं, इंडेक्स फिंगर या डायरेक्शन फिंगर बोल सकते। ये आपका क्या है, मिडिल फिंगर। तो फ्लेमिंग ने क्या बोला है कि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड राइट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस टाइप से फैलाया जाता है, इस टाइप से स्ट्रेच किया जाता है कि तीनों जो फिंगर है वो एक दूसरे का क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। क्लियर हुआ, तीनों क्या रहे, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहे, इस टाइप का। अब इस टाइप का, इस टाइप का रहे। क्लियर हुआ। तो देखो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री। तो उन्होंने ये बोला है कि राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस टाइप से स्ट्रेट किया जाता है कि उसमें से थंब जो है बेसिकली कंडक्टर की मूविंग डायरेक्शन है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, बेसिकली देखो ये आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा है अपन, इस कंडक्टर को प्लेस कर दिए। हम तो अभी फ्लेमिंग ने तो यही बोला है ना कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोई कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। आप सबको पता ही होगा कि किसी भी मैग्नेट्स में मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो क्रिएट होता है, क्रिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स से ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। ऐसा नॉर्थ से, ये आपका नॉर्थ से साउथ, ये आपका क्या है, नॉर्थ से साउथ, ये आपका क्या है, नॉर्थ से साउथ, ऐसा। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ से साउथ होता है। तो अब ये इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा है, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को कैसा भी करके हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। तो जब कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव कराएंगे तो उस कंडक्टर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होगा। कंडक्टर की लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होने से उस कंडक्टर पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएंगे और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट है और सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। फाइनली कंडक्टर से एक्सटर्नल लोड को कनेक्ट करके हम प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यही है। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ पोल की ओर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स रहेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो। अब इसको स्ट्रेट कर दो, देखो जैसा किया है, आपका राइट हैंड की थंब और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस टाइप से स्ट्रेच किया जाता है, इस टाइप से फैलाया जाता है कि तीनों जो आपका थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल जो फिंगर है वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इन दोनों के बीच अगर एंगल देखूंगा तो भी 90 डिग्री बनेगा। इन दोनों के बीच आपका 90 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से, इन दोनों के बीच भी एंगल भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। कभी ऑफलाइन क्लास लूंगा बता दूंगा। इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो थंब जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो थंब के ही डायरेक्शन में आपका कंडक्टर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। एंड दिस इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर राइट हैंड को के इन दोनों उंगली और एक अंगूठे को इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे कि ये अंगूठा जो है कंडक्टर की मोशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मिडिल जो फिंगर है वो प्रोड्यूस्ड फ्लोइंग करंट को बताएगा। मतलब कंडक्टर है उसके लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होगा।
कंडक्टर के लिंकिंग फ्लक्स रेट में चेंज होने से उस कंडक्टर पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने फ्लेमिंग्स ने तो यही बोला है कि राइट हैंड की अंगूठे और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस टाइप से स्ट्रेट किया जाता है कि तीनों जो है वो एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बने, जिसमें से आपका अंगूठा जो रहेगा, थंब जो रहेंगे, वो ऑलवेज उस कंडक्टर की मूविंग डायरेक्शन को, मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेक्स फिंगर जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बट मिडिल जो फिंगर है वो ऑलवेज उस कंडक्टर में फ्लोइंग करंट को शो करेगा, करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर हो? तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव करने वाला अगर कंडक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज होगा और ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज होने से उसमें सर्कुलेटिंग करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाए। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, डीसी जनरेटर में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को कौन से रूल से फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना से जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन को बताने के लिए उन्होंने रूल दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स रूल बोलते हैं। तो राइट हैंड रूल है जनरेटर के केस में यूज होता है और लेफ्ट जो हैंड जो रूल है वो मशीन्स के केस में। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर। याद ये रहे, किसी जनरेटर में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, रेट ऑफ फ्लक्स चेंजेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम वो देखें, ईएमएफ इक्वेशन देखें, सो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, कोई भी डीसी जनरेटर की ईएमएफ जो इक्वेशन है, किसी भी जनरेटर से जनरेटेड जो डीसी सिग्नल है, डीसी जनरेटर से जनरेटेड डीसी सिग्नल है, उस डीसी सिग्नल की ईएमएफ इक्वेशन है। उस ईएमएफ इक्वेशन, सपोज प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को अगर ई से शो करूं तो ई इक्वल टू 5 ZN डिवाइडेड बाई 60 इंटू क्या होगा, P बाई A होगा। ठीक है, तो कोई भी डीसी जनरेटर से जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या क्या पैरामीटर पर डिपेंड करता है, और उस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है उसको ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ई है बेसिकली उस जनरेटर के आर्मेचर या फिर कंडक्टर पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू को शो करेगा इन वोल्ट में। क्लियर हुआ? फाई बेसिकली उसकी आपका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है कि पर पोल, उसमें पर पोल कितना अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो फाई को हम फ्लक्स शो करते हैं, फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। तो उसमें जो मैग्नेट, आप सबको पता है कि जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, कंडक्टर तो होगा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर मूव करेगा। क्लियर हुआ? तो फाई तो आपका फ्लक्स है, तो फ्लक्स क्या है, पर पोल। ठीक है, तो मैं उस चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम वेबर से शो करेंगे। जेड क्या है, आर्मेचर पे कंडक्टर की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। आप सबको पता है कि आर्मेचर में हम हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल से बने हुए वायर को ही वाउंड करते हैं, तो वाइंडिंग जो करते हैं आपका वही कंडक्टर कहलाता है। तो आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या Z है, Z इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, N इज नथिंग बट इट इज अ रोटेशन स्पीड ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराते हैं, तो मूविंग स्पीड है जिसको RPM से शो करते हैं, रोटेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने बार सर्कुलेट हो जाता है, कितना मूव कर लेता है। तो रोटेशन पर मिनट है, RPM बोलते हैं जिसको हम, रोटेशन पर मिनट। और N क्या है, नंबर ऑफ आर्मेचर स्पीड। ठीक है, आर्मेचर की स्पीड है, रोटेशन स्पीड है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो कंडक्टर कितने बार मूव हो गया। क्लियर हो? तो रोटेशन स्पीड जेड क्या है आपका, नंबर ऑफ कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स,
आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक पोल यूज होता है, जिसे फील्ड पोल बोलते हैं। तो फील्ड पोल की संख्या 2 से 8 तक का होता है, ऐसा करके मैंने बोला था। तो पी जिस पे हम वायर को वाउंड करते हैं उसकी संख्या है, वही पोल है। तो पी आपका नंबर ऑफ पोल्स है। ए क्या है? पैरेलल पाथ की नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पी पोल है। पोल किसको बोलेंगे? जिस स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं, फील्ड कॉइल को वाउंड करते हैं। इसकी संख्या 2 से 8 तक होता है, ऐसा करके बोला। और ए क्या है आपका? आर्मेचर जो वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ की संख्या है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग पे पैरेलल पाथ की संख्या, फील्ड पोल की संख्या, कितने फील्ड पोल मतलब कुल मिलाकर कितने आपका कॉइल यूज हुआ है वो सब, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमने फील्ड कॉइल यूज किए उसकी संख्या। एन क्या है? वो आर्मेचर का रोटेशन स्पीड है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो आर्मेचर है वो पर मिनट में कितना रोटेट होता, कितना घूम रहा है, उसकी संख्या। जेड आपका क्या है? आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, उस आर्मेचर में आप कितने कॉइल वाउंड किए हैं उसकी संख्या। तो किसी भी जनरेटर से जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू उसमें मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, आपका आर्मेचर कंडक्टर की संख्या पर डिपेंड करता है, वो आपका आर्मेचर उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने स्पीड से मूव करेगा उस पर डिपेंड करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कितना पोल यूज कर रहे हैं उसकी फील्ड पोल की संख्या पर डिपेंड करता है, और आर्मेचर वाइंडिंग की पैरेलल पाथ की संख्या पर भी डिपेंड। तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इतने सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता। तो किसी डीसी जनरेटर से जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है उस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। क्लियर हुआ? तो कोई भी डीसी जनरेटर में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू वोल्ट में होगा। 5 वेबर है, मतलब फ्लक्स है वेबर में। जेड क्या है? आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है, वो तो सिर्फ संख्या, उसका कोई यूनिट नहीं है। एन क्या है? रोटेशन पर मिनट है, इस वो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 1 मिनट में कितना मूव करता है वो। पी क्या है? पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। ए क्या है? पैरेलल पाथ की संख्या। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।